नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर संग्रिला कहार आज आपको सुनाने जा रही हूँ जिन्न की प्रेम कहानी। गीता नाम की एक लड़की थी जो छोटे से गांव में रहती थी। गीता के माँ और पिता दोनों ही मिलकर मेहनत मजदूरी करते थे और अपना गुजर बसर करते थे। गीता की शादी करीब 14 साल में ही हो गई थी, पर वो ससुराल कभी नहीं गई थी। उसका गौना रखा गया था करीब 5 साल का। गीता घर के कामकाज तो करती, पर पढ़ने में भी बहुत तेज थी। जब तक गीता 10वीं की पढ़ाई की तब तक वो गांव में ही पढ़ाई की, लेकिन जब से 11वीं क्लास में गई थी, कॉलेज गीता के गांव से करीब दूर बाजार में था। गीता को कॉलेज जाने के लिए पहले घोड़ा गाड़ी लेनी पड़ती, फिर नदी में नाव लेनी पड़ती, उसके बाद आम के बगीचों को पार करके कच्ची पगडंडी के सहारे अपने कॉलेज के लिए जाना पड़ता था। गीता की एक सहेली थी मीरा नाम की, जो गीता के साथ साथ कॉलेज जाती थी और दोनों हमेशा साथ साथ गांव वापस घर लौटते थे। एक दिन मीरा का तबीयत बहुत बिगड़ गया, मीरा बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से गीता को अकेले कॉलेज के लिए जाना पड़ता था। एक दिन गीता जब घर से निकलकर टांगे पर बैठी और टांगा धीरे धीरे चलने लगा, उसी समय काली घटा छाने लगी और धीरे धीरे टिम टिम बारिश होने लगी। और कब वो बारिश पकड़ ली पता नहीं चला और बारिश तेज होने लगी। जैसे जैसे गीता नदी के पास पहुंची, पर वहां नाव वाला कहीं नजर नहीं आया। तेज बारिश होने लगी। गीता दौड़कर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके बगल में कोई खड़ा है। गीता झट से बगल में देखती है, वहाँ कोई नहीं रहता। गीता थोड़ी सहम जाती है, फिर आराम से अपने बैग को संभालते हुए खड़ी हो जाती है। अब बारिश थोड़ी धीमी हो जाती है। गीता वहाँ से निकलकर फिर नदी की तरफ देखती है। नाव वाला अपनी नदी को रस्सी खूंटे से छुड़ाते दिखता है। गीता जल्दी जल्दी जाती है और नाव में बैठ जाती है। नाव चलने लगती है। गीता को तो कॉलेज पहुंचने की जल्दी लगी रहती है। उसे ये भी होश नहीं था कि नाव चलाने वाला कौन है, क्या रोज का नाव वाला है या दूसरा कोई है। गीता बस अपनी सोच में डूबी थी। तभी नाव बीचों बीच में जाके नदी में रुक जाती है। गीता परेशान होकर पूछती है, लल्लन, नाव क्यों रोक दी? मुझे जल्दी जाना है कॉलेज। एक तो पहले से ही बारिश की वजह से लेट हो चुका है। चल जल्दी कर। लल्लन सुनता नहीं। लल्लन नहीं सुन रहा है। नाव धीरे धीरे चलती है, पर नाव चलाने वाला जब पलटता है तो लल्लन नहीं, कोई और था। डरावना सा चेहरा, भयानक अंदाज में गीता देखकर जोर से चीखती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने आप को आम के बगीचे में पाई। धीरे धीरे आंख खोलती है। पहले धुंधला धुंधला सा उसे दिखता है, फिर जब वो चारों ओर नज़र घुमाती है तो आम का बगीचा दिखाई देता है। गीता संभल कर बैठती है और पूरे शरीर को अपने हाथ से स्पर्श करती है। बदन में कहीं कहीं कीचड़ लगे थे। गीता अब धीरे धीरे खड़ी होती है और चलने लगती है। अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करती है। जैसे तैसे गीता नदी के किनारे आती है, लल्लन की नाव दिखाई देती है। गीता लल्लन को अपने हाथ से इशारे से बुलाती है। लल्लन नाव के किनारे पर लगाकर जल्दी जल्दी गीता के पास आता है और पूछता है, क्या हुआ गीता, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? गीता कुछ बोलती नहीं है, बस लड़खड़ाते हुए लल्लन का हाथ थाम लेती है। लल्लन धीरे धीरे गीता को नाव के पास लाता है और नाव में बैठा देता है। फिर बोलता है, तू चिंता मत कर, आराम से बैठ, मैं तेरे घर तक छोड़ देता हूँ। पहले तो तुझे इस बारिश में बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। लल्लन बोले जा रहा था और गीता सुन्न होकर एक जगह नजर गड़ाए बैठी थी। जैसे तैसे गीता घर पहुंची। 3 दिन तक तो वो बिस्तर से उठी ही नहीं, पर चौथे दिन थोड़ा ठीक होने लगी। उसे करीब 1 हफ्ते बाद उसका फाइनल एग्जाम आया था। गीता उससे भी परेशान थी कि आखिर वो कॉलेज जाए कैसे।
बीच में मीरा गीता को बहुत समझाती है, हर वक्त समझाती है, जो हो गया उसे भूल जा। रोज रोज थोड़ी ऐसी घटना घटती है, सब तेरे अंदर का डर है, भ्रम है, उसको बाहर निकाल, बाकी कुछ नहीं। जब से तू कॉलेज नहीं जा रही है तब से मैं अकेली ही जा रही हूँ ना, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। सब छोड़, अब परीक्षा की तरफ ध्यान दे, क्योंकि हमारा 1 साल का मेहनत खराब हो सकता है। मीरा की बातों से गीता को हिम्मत मिलती है और वो खुद को तैयार करती है और कॉलेज जाने को तैयार हो जाती है। दोनों सहेलियां अब कॉलेज साथ साथ जाने लगती हैं। पहले के जैसा सब कुछ नॉर्मल हो गया था। करीब 10-11 दिन बीत गए। एक दिन गीता और मीरा दोनों आम के बगीचे से गुजर रहे थे, तभी गीता को आवाज सुनाई दी। गीता, 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 गीता। गीता मीरा को बोलती है, मीरा मुझे कोई आवाज दे रहा है। मीरा झल्ला कर बोलती है, तेरा फिर नाटक चालू हो गया? मुझे कोई आवाज नहीं आई और कोई नहीं है यहाँ, हम दोनों के सिवा, समझी? गीता मीरा की बात सुनकर नॉर्मल हो जाती है। फिर दोनों सहेलियां चल देती हैं। अब ये सिलसिला गीता के साथ कई बार होता है। जब वो आम के बगीचे से गुजरते वक्त उसे आवाज बार बार सुनाई देता, लेकिन मीरा गीता को समझा बुझाकर वहां से ले जाती है। एक दिन हुआ यूं, कॉलेज का आखिरी दिन था, परीक्षा खत्म हो गई थी। अब करीब 20 दिन बाद ही कॉलेज जाना था दोनों को। दोनों सहेलियां हंसी खुशी हंसी मजाक करते हुए आम के बगीचे से गुजर रही थी। गीता को फिर आवाज आई, गीता, ओ गीता, एक बार तो मेरी बात सुन लेना। गीता, सुनना। मीरा, फिर से मुझे आवाज दे रहा है कोई। मीरा बोलती, ठीक है यार, आज सुन ले उसकी बात, आज हो जाए जो होना है सामने। दे उसको आवाज और बुला कि आज हम तुझे देखेंगे और तेरी बात भी सुनेंगे। इस बगीचे में कोई सिरफिरा आशिक ही होगा तेरा, जो तेरे पीछे इस तरह से आवाज देता है। अब गीता भी थोड़ी जोश में आ जाती है और गुस्से में आ जाती है और बोलने लगती है जोर जोर से, आ सामने आ, सामने आ, मुंह छिपा कर क्यों बोलता है, दम है तो सामने आ, दम है तो सामने आ। और दोनों सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं, जोर जोर से हंसने लगती हैं और हंसते हंसते दोनों यहाँ वहां नजर घुमाती हैं कि आखिर कौन है, कोई तो सामने आएगा, पर वहां कोई नहीं आता है। दोनों हंसी खुशी से अपने घर चली जाती हैं। उस रात गीता करीब 1 बजे के लगभग अपने कमरे में सो रही थी। माँ और पिता बाजू वाले कमरे में सो रहे थे। गीता को घोड़े की टापू की आवाज दूर कहीं सुनाई देने लगा। गीता की आंख खुल जाती है और यहाँ वहां देखती है, फिर आंख बंद कर लेती है। फिर घोड़े के टापू की आवाज सुनाई देने लगी, करीब करीब और करीब और करीब और करीब। जैसे जैसे आवाज नजदीक आने लगी, गीता डरने लगी, घबराने लगी। चेहरे पर पसीना पसीना आ गया, होठ कांपने लगे, पैर हिलने लगे। तभी वो कुछ सोचने लगी, पर वो कुछ सोच पाती उसके पहले ही सामने एक लंबा चौड़ा अक्स दिखाई देता है और आवाज आती है, गीता, गीता, देखो गीता, तुमने बुलाया और मैं चला आया। तुम मुझे बहुत पसंद हो गीता, अब मैं रोज आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। गीता कांपते होठों से बोलती है, धीरे से पूछती है, कौन है तू? कुछ जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम सिर्फ ये देखो मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, कितने सारा तोहफा लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। हाँ, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और हाँ, याद रखो, अगर हमारे बारे में और मेरे बारे में तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो सब मारे जाएंगे। आओ आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ ना, डरो मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आओ आओ। दूसरे दिन गीता बेहोशी
की हालत में अपने बिस्तर पे सोई थी। माँ की आवाज कानों में आती है, गीता, ओ गीता। अरे आज अभी तक उठी नहीं। अब गीता के कानों में माँ की आवाज धीरे धीरे जाती है और वो अपना आँख धीरे धीरे खोलती है। जब वो अपना आँख खोलती है और यहाँ वहाँ देखती है तो खुद को बिस्तर पे पड़ी हुई पाती है। बदन में दर्द है। फिर वो बैठ जाती है उठकर और उसको रात की घटना याद आती है और वो घबरा जाती है। घबरा कर वो यहाँ वहाँ देखती है तो बिस्तर पर नए नए कपड़े, सोने चांदी के गहने, मिठाइयाँ आदि सब पड़े हैं। जैसे कि गीता की नई नई शादी हुई हो। गीता को रात की घटना याद आती है। वो जल्दी जल्दी से सामान छुपा लेती है ताकि माँ देख न ले। अब गीता के साथ हर रात वो घटना घटने लगी। ढेरों तोहफे और धमकी। किसी को बोलेगी तो सबको मार दूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। गीता सहमी सहमी से रहने लगी, डरी डरी से रहने लगी। अगर किसी की आहट आती तो घबरा जाती कि कहीं वो तो नहीं आ गया। गीता का दिन और रात इसी तरह से बीतने लगा पर कोई उसको समझ नहीं पाता। एक दिन गीता घर से बाहर कहीं गई हुई थी। माँ कुछ ढूंढ रही थी और वो ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते गीता के कमरे में जाती है और जैसे ही कमरे में देखती है अनेकों तोहफे, सोना चांदी, कपड़े सब देखकर माँ आग बबूला हो जाती है और गीता के पिता को सब बात बताती है कि आखिर ये लड़की इतना तोहफा, इतना सोना, इतना चांदी लाई कहाँ से। गीता को खूब खरी खोटी सुनाती है और खूब मारती है और गीता से पूछती है, कौन है वो जो ये सब कुछ तुझे देता है, किसके साथ मुंह काला कर रही है, बता। गीता अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि माँ तू मत पूछ माँ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। पर माँ है कि कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करती है। आखिर में गीता सब बात सच सच माँ को बोलती है पर माँ का पूरा विश्वास नहीं कि क्या उसकी बेटी सच बोल रही है। फिर भी माँ जिद कर लेती है कि मैं पता लगा कर रहूंगी कि कौन है ये, किस तरह का इंसान है जो मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रहा है और हमें नजर नहीं आ रहा है। पूरी रात हो गई है। माँ और पिता जाग रहे हैं और वो देखना चाहते हैं कि रात को कौन आता है। पर ऐसा होता है कि जैसे ही 1-1:30 बजता है माँ और पिता दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं और सुबह जब माँ की आँख खुलती है तो वो दौड़कर गीता के रूम में जाती है और जोर से चिल्लाती है, गीता गीता। गीता पूरी दुल्हन के रूप में सजी धजी बिस्तर पर मरण अवस्था में पड़ी थी और आजू बाजू में सब सुहाग की चीजें फैली हुई थी। जैसे कि आज गीता नई नवेली दुल्हन बनी है और गीता मर चुकी है। नमस्कार दोस्तों, ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए संग्रीला प्रोडक्शन ऑडियो को खबरी ऐप पर फॉलो करें दोस्तों। नमस्कार।